हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाज शास्त्र के एक नए चैप्टर सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप सब विद्यार्थी या जो कार्यालय में भी काम करते हैं 5 या 6 दिन काम पर जाते हैं और सप्ताह के अंत में छुट्टी के दिन आराम करते हैं। क्या आपको पता है कि ये छुट्टी का दिन मजदूरों के एक लंबे संघर्ष का नतीजा है? इसी तरह पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान मजदूरी, मजदूरों को पेंशन आदि बहुत से अधिकार हैं जो सामाजिक आंदोलन द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। इन आंदोलनों ने विश्व को एक आकार दिया है। सामाजिक आंदोलन समाज को बदलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका में 1950 और 1960 के दशक में अश्वेत लोगों को समान अधिकार के लिए चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, या फिर साउथ अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष, या भारत में ही देख लीजिए जाति तथा लिंग भेद में के विरुद्ध में जो संघर्ष हुआ है। ये सब सामाजिक आंदोलन के उदाहरण हैं। तो सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने अथवा सामाजिक परिवर्तन को रोकने की दृष्टि से किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। एमएस राव के शब्दों में एक सामाजिक आंदोलन समाज के एक भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास है। वहीं कैमरॉन के शब्दों में जब बहुत से व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संस्कृति के किसी भाग अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं तब इसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन के क्या लक्षण हैं? सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है और भाग में लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में समानता होती है। यानी जो स्वतःस्फूर्त तथा असंगठित विरोध को हम सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। कुछ हद तक संगठन होना जरूरी है जिसमें नेतृत्व या संरचना होती है और सदस्यों में संबंध और विचारधाराएं समान होती हैं। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्राय किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। जैसे भारत में जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार मिलना एक तरह से जनहित का मामला है और जो कि सामाजिक आंदोलन के रूप में आया। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। कभी कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और ब्रह्मो समाज की स्थापना की, तो वहीं सती प्रथा का समर्थक करने वालों ने धर्म सभा को स्थापित किया और अंग्रेजों से सती के विरुद्ध कानून ना बनाने की याचिका दी। तो इस तरह के भी आंदोलन हो जाते हैं जो यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए होते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या फर्क है? सामाजिक परिवर्तन निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की वृहत प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। वही सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती हैं। 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयासों को सामाजिक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है जो कि हमने पहले पिछले चैप्टर से पढ़ा, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। और वही सामाजिक आंदोलन के उदाहरण हुए किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिला आंदोलन, इसके उदाहरण हैं। तो दोनों में फर्क आपने अभी जाना। सामाजिक आंदोलनों के क्या प्रकार होते हैं? इनको 3 वर्ग में बांटा जा सकता है: प्रतिदनात्मक, क्रांतिकारी और सुधारवादी। सबसे पहले प्रतिदनात्मक आंदोलन वो होते हैं जिनका लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। जैसे केरल के इजावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्रायः राजसत्ता पर अधिकार के द्वारा।
उदाहरण के लिए जैसे भारत में नक्सली आंदोलन है, जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं। तीसरा है सुधारवादी आंदोलन, जो कि वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। जैसे भारत में 1960 में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है। अब एक आपको मैं एक्सरसाइज देती हूँ कि आप ये जो नीचे आंदोलन दिए गए हैं, इनको पढ़िए, इनके बारे में जानिए, और फिर जो पहले अभी 3 वर्ग हमने बताए हैं आंदोलन के, उसके अनुसार वर्गीकृत करिए। ये है तेभागा आंदोलन, तेलंगाना संघर्ष, संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया उलगुलान, दहेज हत्याओं के विरुद्ध अभियान, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने का आंदोलन, उत्तराखंड और झारखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिलवाने हेतु आंदोलन, बंगाल, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन, या कोई अन्य सामाजिक आंदोलन जो आपने पढ़ा हो। तो इनको वर्गीकृत करिए। जब आप इनको वर्गीकृत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आंदोलन में तीनों वर्ग के तत्व मिले होते हैं, यानी उनमें प्रतीकात्मक भी होगा, क्रांतिकारी भी होगा और सुधारवादी भी, इन तीनों के तत्व होंगे। और ये भी होता है कि समय के साथ इनमें और इनके प्रकार में बदलाव आता है। वर्गीकरण का एक और तरीका है पुराना तथा नया। जो पुराने सामाजिक आंदोलन थे वो वर्ग निर्धारित थे, जैसे कि मजदूर वर्ग आंदोलन तथा किसान आंदोलन अथवा उपनिवेश विरोधी आंदोलन। जो उपनिवेश विरोधी आंदोलन ने सभी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों में एकजुट किया, वहीं वर्ग आधारित आंदोलनों ने कामगार वर्गों अथवा कृषक वर्गों को उनके अधिकार के लिए एकत्र किया। यह वह काल था जब राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक शक्तियों के उखाड़कर फेंक रहे थे, वहीं पूंजीवादी पश्चिम में कामगार वर्ग के आंदोलन राज्य में बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों में शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्ट देखा गया है। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, चीन की साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। पुराने सामाजिक आंदोलनों में हम देखेंगे कि सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी। नए सामाजिक आंदोलन 1960 और जो 70 का दशक था, उनमें सामाजिक आंदोलनों की लहर चली। यूरोप में पेरिस में विद्यार्थियों के आंदोलन, अमेरिका में मेलकॉम द्वारा अश्वेत शक्ति आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, पर्यावरण, इसमें मुख्यतः युवा, शिक्षित, मध्यम वर्गीय लोग थे जो नागरिकों के हित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ध्यान में रखते थे। ये आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में ना होकर जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण के बारे में बात करते थे। नए सामाजिक आंदोलनों के सदस्यों को एक वर्ग और यहाँ तक कि एक राष्ट्र से संबंध रखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन था। इन आंदोलनों में गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इनके जैसे उदाहरण अगर हम कुछ देखें तो महिलाओं के आंदोलनों ने लिंग भेद के मुद्दों पर कार्यस्थल तथा परिवार के अंदर जैसे विभिन्न दायरों में काम किया। दलित मजदूरों ने सामूहिक प्रयास से निश्चित किया कि उच्च जाति के भूस्वामी तथा महाजन उनका शोषण ना कर पाएं। पुराने तथा नए आंदोलनों में नए मैत्री संगठन जैसे विश्व सामाजिक फोरम, जो कि भूमंडलीकरण के संकटों के मुद्दे उठाते हैं, उनमें मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम भारत में नए सामाजिक आंदोलन देखें तो गेल ऑम्वेट ने अपनी पुस्तक रीइन्वेंटिंग रेवोल्यूशन में दर्शाया है कि सामाजिक असमानताएं तथा संसाधनों के असामान्य वितरण के बारे में चिंताएं इन आंदोलनों में भी आवश्यक तत्व बन गए। कृषक आंदोलन ने अपने उत्पादन हेतु बेहतर मूल्य तथा कृषि संबंधी सहायता के हटाए जाने के विरुद्ध लोगों की
को गतिशील किया है। ये सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं के आर-पार से भागीदारों को एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के आंदोलन में नगरीय, मध्यम वर्गीय, महिलावादी तथा गरीब कृषक महिलाएं सभी शामिल होती हैं। एक और वर्ग है आंदोलनों का और वो है परिस्थितिकीय आंदोलन। और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि विकास पर बहुत जोर दिया गया है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक संस्थानों का अनियंत्रित उपयोग और शोषण हुआ है। साथ ही सब वर्गों को लाभ भी नहीं मिला है जैसे सोचा गया था। जैसे बड़े-बड़े डैम या बांध बन जाने से लोगों को उनके घर से व जीवन यापन के स्रोतों से दूर कर दिया है। उद्योगों ने किसान को उनके घर व आजीविका से, ऊपर से औद्योगिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। इन आंदोलनों का एक उदाहरण है चिपको आंदोलन। आइए इसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था, जहाँ किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। और वहाँ के जो किसान थे वो सब इन जंगलों पर अपने लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक सामान के लिए उसके बेसिस पे जीवन यापन करते थे। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि किसी चीज से चिपक कर उसकी रक्षा करना। यह भारत के उत्तराखंड राज्य यानी पूर्व में उत्तर प्रदेश के भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के चिमोली जिले में सन 1973 में हुई थी। तब गांव के ग्रामीण किसानों ने राज्य के वन ठेकेदारों द्वारा वनों और जंगलों को काटने के विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन में प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी और गांव के ग्रामीणों ने मिलकर अंजाम दिया। इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यह चिपको आंदोलन की देन थी कि सन 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विधेयक बनाया जिसमें हिमालयी क्षेत्रों के वनों को काटने पर 15 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में चिपको आंदोलन भारत के पूर्व, मध्य और दक्षिण राज्यों में फैला। चिपको आंदोलन का घोषवाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, घी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो आपने देखा कि चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकीय सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। प्राकृतिक जंगलों का काटा जाना पर्यावरण विनाश का एक रूप था जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। अर्थव्यवस्था, परिस्थिति तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं चिपको आंदोलनों का आधार थी। इसी तरह एक और योजना है नमामि गंगे योजना। वातावरण की बेहतरी के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है और इसके लिए साफ सुथरा पर्यावरण, साफ पानी एवं आसपास की स्वच्छता पर निर्भर होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना यानी नमामि गंगे योजना एवं ये स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया। ये ऐसे प्रयास हैं जो भारत की परिस्थिति में सुधार करेंगे और संतुलनकारी संरचना को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ वर्ग आधारित आंदोलनों के बारे में और गहराई में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन। सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का जो मोर्चा है वो किसानों ने ही संभाला था। जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे, जैसे नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन,
चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलनों के रूप में जाने जाते हैं। 1860 का जो आंदोलन है वो नील की खेती के विरोध था। 1857 का दक्कन विद्रोह साहूकारों के विरोध में था। इससे जुड़े कुछ मुद्दे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गए, जैसे बारदोली सत्याग्रह एक लगान विरोधी अभियान था। चंपारण सत्याग्रह 1917-18 का नील खेती के विरुद्ध में था और 1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन नीति के खिलाफ था। स्वतंत्रता के समय दो मुख्य आंदोलन देखने को मिले, वो हैं तिभागा व तेलंगाना आंदोलन। वहीं 1920 से 1940 के मध्य में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा, जो इस समय दो किसान संगठनों में बंट गया है। एक है अखिल भारतीय किसान सभा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है, और दूसरी अखिल भारतीय किसान सभा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़ी हुई है। जो कुछ मुद्दे जो औपनिवेशिक काल में प्रभावी थे, स्वतंत्रता के बाद भी परिवर्तित हो गए। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, लोगों के उधार देने की व्यवस्था, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने लगे। अगर हम देखें 1947 के बाद दो मुख्य आंदोलन हुए। एक तो है नक्सली आंदोलन जो कि बंगाल में नक्सलबारी क्षेत्र में शुरू हुआ, और दूसरा है नया किसान आंदोलन जो कि 1970 में तमिलनाडु और पंजाब में शुरू हुए। नए किसान आंदोलनों की विचारधारा राज्य विरोधी थी। मांगों में मूल संबंधित मुद्दे थे, जैसे कीमत वसूली, लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स और उधार की वापसी आदि। इन्होंने उपद्रव के नए तरीके अपनाए, जैसे रेल मार्ग बंद करना, राजनीतिज्ञों को गांव में प्रवेश नहीं करने देना आदि। अभी हम रिसेंटली यानी मौजूदा समय में भी किसान केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली की सीमा में हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कानून वापस लेने की जिद कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कामगारों का आंदोलन। औपनिवेशिक काल के प्रारंभ में मजदूरी बहुत सस्ती थी। उस समय कोई मजदूर संघ नहीं बने थे, पर कामगार फिर भी विरोध प्रदर्शन करते थे। सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1898 में बीपी वाडिया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने की। उसी वर्ष महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। एटक की स्थापना ने औपनिवेशिक सरकार को मजदूरों के प्रति व्यवहार में अधिक सतर्क कर दिया। उसने मजदूरों को कुछ रियायतें देकर असंतोष को सीमित करने का प्रयास किया। 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसमें मजदूरों की कार्य अवधि को घटाकर 10 घंटे कर दिया। और 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसमें उनके संघों के पंजीकरण का प्रावधान दिया गया और कुछ नियम बनाए गए। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया, जो राजनीतिक दलों की तर्ज पर था। 1974 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई। 1975 और 77 के बीच में आपातकाल के दौरान सरकार ने मजदूर संघों की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया, पर वापस वो ठीक हो गया। भूमंडलीकरण के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि श्रम प्रयोग तथा श्रम समस्याओं में परिवर्तन आया है, और इसमें होने वाले परिवर्तनों ने श्रमिक वर्ग है उनको प्रभावित किया है, और उनके सामने नई प्रकार की चुनौतियां आई हैं। जाति आधारित आंदोलन, इसमें हम दलित आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देश में पहले कोई संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ। भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी, पर इसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था।
दलित आंदोलन जो है, अगर दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं। ये केवल मात्र आर्थिक शोषण या राजनीतिक दबाव के संदर्भ में हम इनकी बात नहीं कर सकते। ये एक मानव के रूप में भी पहचान के संघर्ष हैं। उनके लिए एक आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने के ये आंदोलन हुए थे, और ये अस्पृश्यता के अगेंस्ट भी आंदोलन हुए थे। इसमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में चामारों के सतनामी आंदोलन, पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र के महार आंदोलन, आगरा के जाटवों की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में हम इसका एक रूप देख सकते हैं। जनजातीय आंदोलन। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए कृषण और आदिवासियों की को जमीन से बेदखल कर दिया, जिससे सब में असंतोष फैल गया और विद्रोह तीव्र हो गया, जो समय समय पर देश के विभिन्न जो भाग हैं उनमें जनजातीय विद्रोह के रूप में दिखाई देने लगा। भारत के अनेक हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, वो 19वीं शताब्दी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ने लगे। आमतौर पर आदिवासी जो हैं वो अलग रहते थे समाज से, और इनकी आजीविका का साधन झूम खेती यानी जगह बदल बदल कर जीने वाली खेती और मत्स्य पालन यानी मछली पालन था। ब्रिटिश सरकार के घेरे में आने के बाद वो अपनी जमीन पर ही मजदूर बन गए और उन्हें खानों, बगानों और फैक्ट्रियों में काम करने लगे तथा कुलीगिरी करने के लिए विवश हो गए। तो इसीलिए ये आंदोलन हुए कि पहले की व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाए। अगर हम विद्रोह का पहला चरण देखें, ये 3 चरण में हुआ। तो विद्रोह का पहला चरण जो था वो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्र में घुसने व सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरोध में हुआ था। और इसमें सबसे जो फेमस विद्रोह है वो संथाल विद्रोह है, जो कि 1855-56 में हुआ था। संथाल लोग जो थे वो भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया, और सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मार्शल लॉ तक लगानी पड़ गई। विद्रोह का द्वितीय चरण हम देखें तो ये झारखंड इलाके में हुआ, जहां इसका बहुत फेमस था मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन हुआ। इसे उल गुलान यानी महान हलचल का नाम भी दिया जाता है, और इसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। उस आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था कि जो जमींदार के द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी, जिसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। समय के साथ हमने देखा कि जो आदिवासी में बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक राज्य की मांग को प्रारूप दिया, और इसी के साथ एक मुख्य मुद्दा जो विभिन्न जनजातीय आंदोलन को जोड़ता है वो है जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापना। महिला आंदोलन। 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने, हम देखते हैं कि महिलाओं संबंधी बहुत से मुद्दे उठाए, जो हम इस पुस्तक के चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। 20वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों की हमने वृद्धि होते देखा, जो कि जैसे विमेन इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस आदि, और इनका कार्यक्षेत्र समय के साथ बढ़ता चला गया। अगर हम देखें औपनिवेशिक काल में, जो कि पहला चरण अगर हम देखें महिलाओं आंदोलन का, तो जो कि हम अब पढ़ चुके हैं 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब समाज सुधारक जो थे वो उन्होंने महिला संबंधी मुद्दे उठाए थे, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा या बाल विवाह, और उनके प्रयास किए, और उसके फलस्वरूप हम देखेंगे कई कानून बने, जैसे 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना, और जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। फिर दूसरा चरण आया 1915 से, जब स्वतंत्र आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिस्सा लिया।
और कई संगठन भी उस समय उभरे। इस समय कई देखेंगे कि जनजाति व ग्रामीण क्षेत्रों में भी संघर्षों में महिलाओं ने भाग लिया, जैसे त्रिभागा आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन, इन सब में महिलाओं की मुख्य भूमिका थी। तीसरा चरण था स्वतंत्रता के बाद का चरण, जो कि 1947 के बाद शुरू हुआ। इसमें ज़्यादातर जो मुद्दे थे वो कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के लिए थे, या शादी के बाद जो ससुराल में प्रताड़ना होती थी, दहेज संबंधी थे। इन अधिकारों में महिलाओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1970 के बाद हम देखते हैं कि महिला आंदोलनों का नवीनीकरण हुआ। संगठनात्मक परिवर्तन के अलावा नए मुद्दे भी आए, जैसे चिपको आंदोलन या ताड़ी विरोध आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समकालीन भारत में हम देखते हैं कि महिला आंदोलन सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सामाजिक आंदोलन है, और इसी के साथ भूमंडलीकरण के कारण नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को बढ़ावा भी मिलता रहा है। भारत में हम देखते हैं, या कहीं भी, जो जेंडर इक्वालिटी या समतावाद जो है वो दो कारणों पर होता है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए, या यौनिक अनुपात यानी जेंडर रेशियो का संतुलन रहे। और इसीलिए हम देख रहे हैं भारत में जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास है जो एक समतावादी समाज को रूप देने में सहायक होगा। ये दो मैं लिंक्स भी दे रही हूँ, वीडियो के हैं, जो कि किसान आंदोलनों का इतिहास बताते हैं, और अगर आपके पास जब समय हो वो आप इसको देख सकते हैं, जिससे आपको किसान आंदोलनों के बारे में अच्छा ज्ञान पड़ जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि और जो पढ़ा कि सामाजिक आंदोलन जो होता है व्यक्ति व समाज की एक द्वंद्वात्मक संबंध को दर्शाता है। ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति व सामाजिक समूह अपनी दशा परिवर्तित करना चाहते हैं। ये संगठित होते हैं तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं। तो हमने तरह तरह के आंदोलन के पढ़ा है और उनके बारे में जाना है। थैंक यू।